तो इस वीडियो में हम लोग जेएस के फंडामेंटल्स को समझेंगे कि कैसे आपका जावास्क्रिप्ट इंटरनली वर्क करता है। तो कैसे आप जावास्क्रिप्ट का कोई फाइल देते हो तो कैसे आपका मशीन उसे समझ के जितने भी लॉजिक है उसे परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो पूरा टॉपिक है मुझे स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स में डालना चाहिए था, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसे बाद में इसलिए डाला क्योंकि आप अगर बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट समझ जाओगे तभी ये समझ पाओगे। इसलिए मैंने इसे कोर्स के एकदम एंड में इसे ऐड किया ताकि आपको इजी टू ग्रैब हो पाए। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या है कि मैं आपको एक दिखाऊंगा कि कैसे जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो काम करता है और आपका जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है उसे AST में कैसे कन्वर्ट करके बाइट कोड से मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट करता है वो हम लोग पूरा समझेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं और कब कौन सा यूज होता था, दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेमोरी हीप और कॉल स्टैक। ये दो चीज़ के बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि जो मेमोरी हीप आपका एक तरीके से बोल सकते हैं स्टोरेज होता है आपका पूरा जावास्क्रिप्ट के अंदर, इंजन के अंदर, जो कि आपका सारा स्टोरेज को मैनेज करता है। तो अगर आपका मेमोरी लीक जैसा इशू आता है तो आपका स्टोरेज फुल हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। उसी तरीके से कॉल स्टैक होता है जो कि आपका ट्रेस रखता है कि कहाँ से आपका कोड अभी कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन से पोजीशन पे है, तो वो कॉल स्टैक से ट्रेस होता है। तो अगर आपका स्टैक फुल हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो और उसी के नाम पे आपका एक फेमस वेबसाइट है। अगर आपको नहीं पता है तो जरूर से गूगल सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे वो बेस्ड है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे गार्बेज कलेक्टर्स क्या होते हैं और गार्बेज कलेक्टर के वजह से आपको मेमोरी मैनेजमेंट इसमें उतना नहीं करना पड़ता जावास्क्रिप्ट में कि अगर आप कोई एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो इवेंट लूप और कॉलबैक क्यू कैसे काम करता है वो हम लोग समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रीवियस जो स्कोप्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था जब मैं आपको लेट और कॉन्स्ट के बारे में पढ़ा रहा था, तो वापस से हम उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। उसके बाद हम लोग होस्टिंग जैसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे आपका अगर कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन अगर नीचे है और उसके पहले भी हम उसे कॉल करके यूज कैसे कर सकते हैं, वो सब कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। उसके बाद एक क्लोजर्स होता है कि क्लोजर्स आपका कैसे आपका जो फंक्शन के अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, उस क्लोजर से हम लोग समझेंगे। इसके बाद लास्ट में एक कॉल, अप्लाई और बाइंड है जो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर आपको फंक्शन को बोरो करना है ना तो यहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक्स है जो कि इस पूरे चैप्टर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं। और एक चीज मैं बता दूं, इसके बाद आपका एक लास्ट वीडियो होगा जावास्क्रिप्ट का जिसमें हम लोग जो भी टॉपिक मिस हो गए या फिर कुछ नए आपके कॉन्सेप्ट ऐड हुए जावास्क्रिप्ट में उसको पूरा कंबाइन करके 16th चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर में मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट एक बार में सिखा दूंगा। और उसके बाद एक छोटा सा बैकएंड सर्वर भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे एक्सप्रेस के जरिए आप लोग एक बैकएंड सर्वर बना सकते हो और उसके जरिए आप लोग अगर बैकएंड से फेमिलियर होना चाहते हो तो वो भी आप हो पाओगे। ठीक है, तो अब चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं ताकि आप लोग जेएस के फंडामेंटल को अच्छी तरीके से समझ। इस वक्त तक आपने जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जरूर से कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि अगर जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है उसे अगर हम डायरेक्टली किसी भी कंप्यूटर को देते हैं, जैसे इस कंप्यूटर को देते हैं, तो क्या वो डायरेक्टली इसे समझ पाएगा कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। ठीक है, तो अब चलिए बताता हूँ। तो बेसिकली आप किसी भी जावास्क्रिप्ट के फाइल को अगर अपने कंप्यूटर को दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो वो ऐसा की है वो मैं समझाता हूँ। तो अगर आपको मान लीजिए हिंदी आता है और कोई बंदा अगर फ्रेंच में बोल रहा है तो क्या आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। तो उसी तरीके से कंप्यूटर के साथ भी है कि अगर उसे कोई जावास्क्रिप्ट देगा तो वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो समझता है 0-1 की भाषा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, ये जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है उसे कैसे भी करके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, तब ये कंप्यूटर समझ पाएगा। तो उस कंप्यूटर को जावास्क्रिप्ट की भाषा समझाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का एक इंजन मिलता है। ठीक है, तो इंजन क्या करता है, जावास्क्रिप्ट समझ सकता है। तो बेसिकली ये एक इंजन क्या करेगा, ये जावास्क्रिप्ट का फाइल को रीड करेगा और उस फाइल को ये कन्वर्ट कर देगा 0-1 के फॉर्मेट में ताकि आपका जो पीसी या लैपटॉप इसे समझ पाए।
तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेंगे कि कैसे इंटरनली जावास्क्रिप्ट का इंजन वर्क करता है, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो यहाँ पे हम सिंपली अब देखेंगे कि कैसे आपका जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है वो आपका V8 इंजन में जाता है और V8 के अंदर क्या जादू होता है वो हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप होता है पार्सर। तो पार्सर में क्या होता है कि आपका जो भी जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो आपका पार्सर में जाके एक टोकन के फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है एक तरीके से बोल सकते हैं। फिर वो जो टोकन है वो आपका जाता है AST के अंदर, यानी एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के अंदर। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है वो एक ऐसा सिंटैक्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो आपका इंटरप्रेटर और जो कंपाइलर है वो आपका समझ पाए। तो इसको देखने के लिए AST को बेटर एग्जाम्पल के लिए आप इस AST एक्सप्लोरर में आ सकते हैं, जहाँ पे आप जैसे ही अपना जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे टाइप करोगे तो उसके इक्विवेलेंट आपका एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री क्रिएट हो जाएगा और ये आप वहाँ पे देख सकते हैं। और ये AST आपका इंटरप्रेटर और कंपाइलर में जाएगा। फिर आप पूछोगे कि भाई ये इंटरप्रेटर और ये कंपाइलर होता क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट आप एक तरीके से बोल सकते हो वो आपका बहुत तरीके का लैंग्वेज है। तो शुरुआत में वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हुआ करता था, लेकिन बाद में वो कंपाइलर के थ्योरी पे काम करने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या। तो इंटरप्रेटर बेसिकली क्या करता है, आपका जो कोड है वो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा। जैसे पहले लाइन नंबर 1 पढ़ेगा, फिर लाइन नंबर 3 पढ़ेगा, फिर लाइन नंबर 4 पढ़ेगा और उसके इक्विवेलेंट ये साथ बाय साथ कोड करता जाएगा, यानी एक इक्विवेलेंट कोड जनरेट करता जाएगा। तो इंटरप्रेटर का मतलब क्या है कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर मान लीजिए एरर यहीं पे आ जाएगा तो यहीं पे कोड एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। लेकिन कंपाइलर के केस में क्या होता है कि ये पूरा कोड एक ही बार में वो रीड करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब भी कोई एरर आता है तो पूरा कोड आपका एक बार में ही एरर थ्रो करेगा। जब आपका बीच में कुछ एरर आएगा तो वो पता नहीं चल पाता। तो कंपाइलर के साथ ये दिक्कत होती है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या फिर कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। तो आप एक तरीके से जावास्क्रिप्ट का बोल सकते हैं ये दोनों तरीके का लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड भी लैंग्वेज है और कंपाइलर बेस्ड भी लैंग्वेज है। लेकिन पुराने समय में आपका ज़्यादातर इंटरप्रिटेशन का यूज़ होता था। अभी जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है वो आपका कंपाइलर बेस्ड पे काम करता है। तो दोनों को अच्छे से एक बार और समझने के लिए आप ये वाला इमेज देखो। इसमें क्या है, बेसिकली आपका एक जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो कंपाइलर क्या करता है, डायरेक्टली आपका एक मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन जाएगा और बाइट कोड इक्विवेलेंट हर लाइन के लिए जनरेट करके फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। और अल्टीमेटली ये जो मशीन कोड है वो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी समझ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों कॉन्सेप्ट काम करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉल स्टैक और मेमोरी हीप क्या होता है, क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप समझिएगा। गाइस, अब हम लोग यहाँ पे मेमोरी हीप और कॉल स्टैक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मेमोरी हीप काफ़ी इजी टॉपिक है, तो इसको रिलेट करने के लिए आप सिंपल सा एक मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लो। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होता है कि आप जब भी फ़ोटोज़ और वीडियोस को स्टोर करते हो तो वो क्या होता है, आपको एक सेपरेट मेमोरी स्टोरेज में जाके स्टोर होता है। जब भी आपको उस फोटोज़ की ज़रूरत होती है आप मेमोरी से निकाल के उसे देख सकते हो। तो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर भी एक मेमोरी हीप होता है, जहाँ पे जब भी आप कोई वेरिएबल्स क्रिएट करते हो तो वो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो जाके मेमोरी हीप में जाके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो सिंपल आप उनका एड्रेस से जाके उस मेमोरी को खोज के उसमें से जो भी डेटा है वो निकाल के उससे यूज़ कर लेते हो, ठीक है। और जब भी उस मेमोरी का यूज़ ख़त्म हो जाता है तो सिंपली आप उस मेमोरी को क्लियर कर देते हो, ठीक है। तो मेमोरी हीप में आपका जो मेमोरी है होता है वो किसी भी तरीके से स्टोर हो सकता है, कोई भी उसका एग्जैक्ट पैटर्न नहीं होता, बस मतलब एक स्टोरेज है जहाँ पे आप कोई भी सामान फेंके जा रहे हो, उसको कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नंबर नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग 610 को स्टोर कर रहे हैं। तो ये जो 610 का नंबर है वो आपका कहाँ पे जाके स्टोर होगा, वो आपका स्टोर हो जाएगा मेमोरी हीप के अंदर और उसका जो एड्रेस है वो आपका यहाँ पे रहेगा। तो जब भी आप नंबर को कहीं पर भी यूज़ करोगे तो आप ये जो मेमोरी में जो ये 610 कहीं भी स्टोर था उसे एक्सेस कर पाओगे। तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर भी अगर आप कुछ स्टोर करते हो तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपका मेमोरी में यहाँ पे स्टोर हो जाता है और सिंपली आपको एड्रेस यहाँ पे रहता है, तो उस एड्रेस को आप कॉल करते हो, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका मेमोरी हीप वर्क करता है। अब समझते हैं कि कॉल स्टैक क्या होता है। तो कॉल स्टैक एक तरीका होता है जिससे हम अपने प्रोग्राम को ट्रैक कर पाते हैं कि हम लोग किस पोजीशन पे अभी हैं और अभी कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दिखाऊं, जैसे कि ये है कैलकुलेट फंक्शन, ठीक है। तो जब भी हम इस कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये जो कैलकुलेट फंक्शन है वो आपका स्टैक में जाके पुश हो जाएगा। ये जो फंक्शन है स्टैक में जाके पुश हो जाएगा और इसके अंदर एक और फंक्शन जैसे ये सम है वो भी आपका जाके स्टैक में हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टैक में क्या पुश होगा, आपका कैलकुलेट फंक्शन होगा, ठीक है, और उसके बाद आपका पुश होगा सम फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग गूगल क्रोम का यूज़ करेंगे। तो इस कोड को मैं कॉपी करके ब्राउज़र में आता हूँ, ठीक है, और आपको F12 दबा के यहाँ पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोर्सेस का टैब मिलेगा और सोर्सेस के टैब में आप न्यू स्निपेट पे आ जाना और यहाँ पे जो भी कोड अभी मैं दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे भी फिलहाल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डिबगर अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो प्ले बटन है, तो जैसे ही मैं प्ले करूँगा तो यहाँ पे एक कॉल स्टैक का देखिए ऑप्शन है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल एनोनिमस दिखा रहा है। तो बेसिकली ये जो एनोनिमस है आपका ये पूरा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, वो पहले से आपका स्टैक में मौजूद है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हमारा अभी कोड यहाँ पे लाइन नंबर 10 में, तो अभी कॉल स्टैक में कुछ भी नहीं है। तो अभी ये जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो आप देखना कॉल स्टैक के अंदर ये वाला जो फंक्शन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ कोड को, देखिए तो अभी हमारा कैलकुलेट वाला जो भी फंक्शन है वो स्टैक के अंदर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से अगर मैं करूँगा तो अब क्या होगा, देखिए सम वाला भी आ गया। कैलकुलेट के बाद ये क्या हुआ, इसको कॉल किया और ये भी सम वाला क्या हो गया, स्टैक के अंदर जाके आ गया, ठीक है, इस तरीके से। और दोबारा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो अब देखो ये सम का यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है और धीरे धीरे इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स के डेटा थे वो यहाँ पे आ गए हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए ये जो सम का काम हो गया और इसके अंदर से जो सम था वो रिटर्न हो गया। तो रिजल्ट के अंदर अगर हम जाएं तो आपको दिख रहा है 5। तो इसका काम हो गया सम का, इस वजह से यहाँ पे स्टैक में से इसको निकाल के फेंक दिया गया, यानी पॉप कर दिया गया। उसके बाद मैं वापस से इसको आगे बढ़ाता हूँ तो देखिए कैलकुलेट का भी काम हो गया, इसलिए स्टैक से इसको भी बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरीके से आपका स्टैक वर्क करता है। अब हम लोग यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो का एक एग्जांपल देखेंगे कि जब स्टैक में ज़्यादा आपका ओवरफ्लो हो जाता है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टैक के अंदर और भी डालते जाएंगे, फंक्शन डालते जाएंगे तो ये यहाँ पे ओवरफ्लो कर जाएगा और स्टैक फुल हो जाएगा तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो ये एग्जांपल को हम लोग रेप्लिकेट करते हैं ताकि स्टैक ओवरफ्लो हो पाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ कंसोल को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो क्लियर यहाँ से होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं ओवरफ्लो, ठीक है, ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो के अंदर मैं ओवरफ्लो को ही कॉल करूँगा। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, फिर से करते हैं, फंक्शन ओवरफ्लो और ओवरफ्लो के अंदर ही ओवरफ्लो को कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, मैं कॉल करता हूं ओवरफ्लो को, तो यहाँ पे आपको एरर आएगा मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एग्जिस्ट। तो प्रीवियस समय में क्या होता था कि आपका जो ब्राउज़र है वो क्रैश कर जाता था, लेकिन अब इसके लिए एरर हैंडलिंग परफेक्ट हो गया है कि जब भी कॉल स्टैक फुल हो जाएगा तो ये वाला रेंज एरर आएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉल स्टैक आपका भर चुका है, तो ये स्टैक ओवरफ्लो का एग्जाम्पल है। तो क्या एक ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जहाँ पे मेमोरी भी फुल हो जाए और उस मेमोरी फुल होने के वजह से हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाए। तो हाँ, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं मेमोरी लीक। लेकिन यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक टूल होता है जो कि आपका मेमोरीज को फ्री करता रहता है, जो भी मेमोरी यूज में नहीं होती। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे कि एक ह्यूमन है, तो मैं यहाँ सिंपली जाऊँगा और इसके वेरिएबल को वैर कर देता हूँ और ह्यूमन के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 10 को, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ह्यूमन के अंदर तो अब नया वेरिएबल असाइन हो चुका है, तो इस वजह से इस मेमोरी में जो ये जो चीज़ स्टोर है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा और मेमोरी को फ्री कर देगा।
लेकिन हर केस में गार्बेज कलेक्टर काम नहीं करता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे मेमोरी लीक का मैंने एक कोड लिखा है, इसको मैं सिंपल कॉपी करता हूँ, ठीक है, और अपने ब्राउज़र में जाके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे मेमोरी लीक हो जाएगा और हमारा जो मेमोरी है वो फुल हो जाएगा। इस वजह से ये जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली मैंने एक ऐसा कंडीशन डाला है जो कभी फुलफिल नहीं होगा और इस एरे में हम लोग एलिमेंट पुश करते ही जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे एंटर करूंगा तो आप देखना हमारा यहाँ पे क्रैश हो गया DevTools, यानी कि यहाँ पे मेमोरी लीक हो गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि मेमोरी लीक को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केस में अवॉइड करना चाहिए और इसको नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। तो इससे बचने के काफ़ी सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो इसको आप लोग इंटरनेट पे सर्च करो कि कैसे मेमोरी लीक होते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ कवर नहीं करने वाला क्योंकि ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, क्योंकि हर एप्लीकेशन का मेमोरी लीक अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे अब हमें 3 कॉन्सेप्ट को समझना है, जैसे कि एक वेब एपीआईज, कॉल बैक क्यू और इवेंट लूप। तो वेब एपीआईज के साथ तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होंगे, अगर नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप विंडोज़ ऑब्जेक्ट लिखते हो, जैसे विंडोज, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे जो फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइम आउट वाला मिलता है, सेट टाइम आउट हो गया, आपका एपीआईज कॉल करने के लिए फेच फंक्शन हो गया, ये सब आपका क्या है, वेब एपीआईज होते हैं, ठीक है। और वेब एपीआईज जो होते हैं वो आपका कुछ टाइम लेते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, लेकिन अब मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट आपका क्या एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होगा कि एक बार में वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है। तो मान लीजिए आप हाथ से खाना खा रहे हैं, तो अगर आप मुंह में कुछ ले लिए हैं तो पहले आप वो खाना चबा के जब तक पेट में ना ले लें तब तक आप दूसरा खाना का निवाला मुंह में नहीं ले सकते। तो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट भी वैसा ही काम करता है, आपका एक काम हो जाएगा उसके बाद ही वो दूसरा काम ले लेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 प्रोसेसेस हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रोसेस अगर हो जाएगा तभी वो सेकंड प्रोसेस कर पाएगा और सेकंड हो जाएगा तो थर्ड फोर्थ कर पाएगा, ऐसा वो काम करता है। तो इस बीच में एक ऐसा प्रोसेस है जो कि काफ़ी टाइम लेने वाला है, जैसे कि एक नेटवर्क कॉल है जो कि सर्वर से परफॉर्म होने वाला है। तो उस केस में क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट टाइम लगाएगा नहीं, यहाँ पे एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, जहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रोग्राम है जो कि काफ़ी टाइम लगाने वाला है, ये आपका चला जाएगा एज अ वेब एपीआई ट्रीट होगा और वो आपका चला जाएगा कॉल बैक क्यू में और वो तब तक बैठा रहेगा यहाँ पे और तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। फिर आपका जितने भी पहले जो भी प्रोसेसेस जो कि इंस्टेंट होने वाले थे वो आपका कॉल स्टैक में जाएगा, यहाँ पे कॉल स्टैक में, और कॉल स्टैक के अंदर जाके वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे। और देखिएगा जब कॉल स्टैक खाली हो गया तो क्या होगा, कॉल बैक क्यू के अंदर से ये जो लंबा प्रोसेस जो लेने वाला था, ये वाला प्रोसेस वो जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये कौन देखता है, ये देखता है आपका इवेंट लूप। तो इवेंट लूप बार बार चेक करते रहता है कि कॉल स्टैक खाली है कि नहीं, और जैसे वो खाली हो जाता है उसके बाद ये कॉल बैक क्यू से जो भी यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, जैसे ये वाला तो जो कि डिले लेने वाला तो वो जाके वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉल बैक क्यू को अच्छे से समझने के लिए इस वेबसाइट पे हम आए हैं और यहाँ से आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो स्लो प्रोसेस फंक्शन है वो आपका सेट टाइम आउट में कॉल हो रहा है, और सेट टाइम आउट आपका क्या है, एक तरीके का वेब एपीआई है जो कि काफ़ी टाइम लेने वाला है। यहाँ पे हम लोगों ने 4 सेकंड का डिले डाला है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन ऐसे कॉल करते जा रहे हैं, तो वो स्टैक के अंदर ऐड होता जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करके रिज्यूम करते हैं, ठीक है। तो रिज्यूम करेंगे तो आप देखना कॉल स्टैक के अंदर सबसे पहले ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर सी जाएगा, और सी के अंदर आपका सेट टाइम आउट है तो वो आपका वेब एपीआई के अंदर जाएगा और बैठा रहेगा जब तक तीनों प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाते। फिर कंप्लीट होगा उसके बाद यहाँ से क्यू में आएगा। आप देखो रिज्यूम करके मैं चलाऊंगा तो बार बार आप चला लेना, आपको इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये स्लो प्रोसेस वेब एपीआई के अंदर गया और वहाँ से आके कॉल बैक क्यू में बैठा रहा, और कॉल स्टैक खाली होने के वजह से इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हुआ और कॉल बैक क्यू से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसी तरीके से आपका जावास्क्रिप्ट वर्क करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको कॉपी करते हैं और इधर चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखना क्या आउटपुट आएगा, पहले आया 1 3 4 5 और 2 बाद में आया। 2 बाद में किस लिए आया, क्योंकि ये आपका कहाँ चला गया था, क्यू में। जैसा कि मैंने आपको क्यू का
कॉन्सेप्ट सिखाया था कि ये थोड़ी देर वेट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 0 सेकेंड भी लेता हूँ, ठीक है, फिर से यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, तो आपको क्या लगता है पहले कौन सा होगा? 1 2 3 4 ऐसा होगा क्या? चलिए देखते हैं क्या होगा। तो अभी भी सेम ही रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी डिले लगाते हो फिर भी ये आपका कॉल इसमें जाएगा, जैसे कि ये कॉल का वेब एपीआई में जाएगा, फिर कॉल बैक क्यू में तो जाएगा ही। इस वजह से आपका इसी टाइप का सेम रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है, ये आपका चला गया कॉल स्टैक में, तो उसी बीच में ये तीनों एग्जीक्यूट हो जाते हैं 1 3 4 5 और लास्ट में ये कॉल बैक क्यू के मतलब जगह से आके यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है लास्ट में, ठीक है। तो ये ऐसा, तो कॉल बैक क्यू का कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस था, तो इसको समझने में आपको अगर परेशानी आ रही है तो वीडियो को 3-4 बार रिवाइंड करके देखना, जरूर से समझ में आ जाएगा। और मैंने जितना हो सके इजी वे में आपको समझाने की यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश की है। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे होस्टिंग और क्लोजर्स के कॉन्सेप्ट को समझने वाला है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपका जो स्कोप्स का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 3 स्कोप्स होते हैं, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं ताकि आपका फटाफट से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले ग्लोबल स्कोप, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप में क्या होता है कि आप मान लीजिए एक वेरिएबल बनाते हो ए, ठीक है, और एक में 1 स्टोर कर देते हो, तो इसे आप किसी फंक्शन के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ लॉग मी, और यहाँ पे सिंपल कंसोल लॉग कर देते हैं इसको, console.log और यहाँ पे ए, ठीक है। और लॉग मी को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं लॉग मी। तो आप देखना मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट रन करूँगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट होके आ गया, यानी कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। बाहर के हम लोग वेरिएबल्स को इनसाइड द फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब कोई वेरिएबल को कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे। अब देखते हैं फंक्शन स्कोप। तो फंक्शन स्कोप में हम लोग को एक फंक्शन बनाना पड़ता है, तो फंक्शन स्कोप बना लेते हैं। तो मैं इसी फंक्शन को लेता हूँ, लॉग मी को ही उठा लेते हैं और इसको फिलहाल अनकमेंट कर देते हूँ। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ वैर, और इसके अंदर मैं सिंपल स्टोर कर देता हूँ हेलो। तो यहाँ पे मैसेज लिखते हैं मैसेज, और मैसेज के अंदर लिखते हैं हेलो अंशु, ठीक है। ये मैसेज है और इसको हम लोग नीचे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो console.log मैसेज, तो क्या ये एक्सेस होगा? तो मैं और इसको जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आ रहा हो, सॉरी मैसेज को तो मैंने फुल किया नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। तो ये बोल रहा है मैसेज इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये वाला जो स्कोप है वो फंक्शन स्कोप है। तो फंक्शन स्कोप का मतलब है क्या, इसी के अंदर हम एक्सेस कर पाएंगे, इसके बाहर में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर गलती से भी मैं इसके अंदर आ जाता हूँ तो अब मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। तो ये इसको एक बार कॉल भी तो करना पड़ेगा, बार बार मैं भूल जाता हूँ। हाँ, तो अब इसको फिर से रन करते हैं तो देखिए चल पड़ा हेलो अंशु। अब चलिए देखते हैं ब्लॉक स्कोप क्या होता है। फंक्शन स्कोप तो आपने समझ लिया, अब देखते हैं ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप, ठीक है। तो ब्लॉक स्कोप मतलब क्या होता है, सिंपल एक ब्लॉक होता है और इस ब्लॉक के अंदर ही ये एक्सेस हो पाएगा। तो अगर मैं वैर लिखूं और कंसोल लॉग करूं, ठीक है, तो क्लियर करते हैं तो देखिए हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस मैसेज को नीचे लिखूं तो क्या अभी ये एक्सेस होगा? अभी भी एक्सेस हो रहा है। तो वैर केस के केस में क्या होता है कि ये आपका अच्छे तरीके से ब्लॉक स्कोपिंग काम नहीं करता है। तो जावास्क्रिप्ट के जो न्यू अपडेट आया जिसमें लेट और कॉन्स्ट का यूज होता है, अगर आप यहाँ गलती से भी लेट का यूज कर लोगे तो ब्लॉक स्कोपिंग यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। देखिए अब यहाँ पे ब्लॉक स्कोप हो गया। अब हम मुझे ब्लॉक के अंदर ही सिंपल इसे करना पड़ेगा कॉल। देखिए अब हो रहा है। और कॉन्स्ट के केस में भी ये है। तो पहले के फीचर में क्या था कि ब्लॉक स्कोप आपका जावास्क्रिप्ट में काम नहीं करता था, तो इस वजह से यहाँ पे लेट और कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ब्लॉक स्कोप का जो फीचर है वो हो पाए, ठीक है। तो अब कॉन्स्ट के केस में भी देखिए सही से वर्क कर रहा है। तो अगर मैं नीचे जाऊंगा तो देखिए ये ब्लॉक स्कोपिंग वर्क कर रहा है। लेकिन वैर के केस में क्या था कि आप यहाँ पे ब्लॉक स्कोप यूज नहीं कर सकते वैर के केस में। तो अगर मैं क्लियर करूँ तो यहाँ, लेकिन आप फंक्शन के केस में यूज कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू कैन नॉट यूज ब्लॉक स्कोप इन वैर, ठीक है।
तो इस वजह से आपका न्यूअर सिंटैक्स में वेयर और लेट का यहाँ इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्कोप्स होते हैं आपका, पहला ग्लोबल, दूसरा फंक्शन स्कोप और तीसरा ब्लॉक स्कोप। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे होस्टिंग के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग लिखता हूँ, कंसोल लॉग। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल नेम को कंसोल लॉग करता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा एरर देखिए, तो यहाँ पे एरर आ रहा है कि नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा वेर नेम इक्वल टू अंशु राज। ठीक है, और मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड आ रहा है। तो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, तो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर देखा कि नेम में कुछ वैल्यूज यहाँ पे स्टोर होने वाली है, तो वो क्या करता है, पहले से ही नेम के अंदर अनडिफाइंड की वैल्यू स्टोर कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से होस्टिंग काम करती है। और मैं जैसे नीचे ही अगर इसका कंसोल लॉग करता हूँ, जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ और इसे नीचे शिफ्ट करता हूँ, तो अब देखना यहाँ पे क्या आएगा। मैं क्लियर करता हूँ, तो नीचे में यहाँ नेम, तो सबसे पहले क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट आया और देखा कि नेम का एक वेरिएबल बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ, तो बेसिकली इसमें ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ने इसमें अनडिफाइंड स्टोर कर दिया, और जब मैंने इसमें दोबारा रीअसाइनमेंट किया तो ये जो नेम वेरिएबल था उसके अंदर इसे जाके स्टोर कर दिया। फिर यहाँ पे दोबारा जब मैंने इसे कंसोल लॉग किया तो इसके अंदर वैल्यूज आ चुकी थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट यूज करता, लेट, तो यहाँ पे क्या होता देखना आप, मैं क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी कि इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इनिशियलाइजेशन हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, इस लाइन पे कर रहे हैं, और एक्सेस कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए ये एरर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये होस्टिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग फंक्शन में भी देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, फंक्शन का नाम रखते हैं मैसेज, और मैसेज के अंदर सिंपल यहाँ पे लिखते हैं console.log हेलो अंशु। ठीक है, और मैं इसको कॉल करता हूँ नीचे, और सिंपल इससे, तो यहाँ पे देखिए हेलो अंशु आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर ला देता हूँ और फिर से कॉल करूँगा तो आप देखना क्या होगा, ये फिर भी वर्क कर रहा है। तो होस्टिंग के वजह से क्या हुआ कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो आपका ऊपर भी कॉल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर लेते हैं, कॉन्स्ट मैसेज है ना, यहाँ पे सिंपल एरो फंक्शन यूज कर लेते तो ये काम नहीं करता, देखिएगा। तो यहाँ पे वही इशू आ रहा है कि मैसेज बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी कि इसको बिफोर इनिशियलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। और उसी तरीके से अगर आप इस टाइप से फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते फंक्शन और कुछ ऐसा, फिर भी वो वैसा ही इशू देता है। अगर मैं क्लियर करूं तो यहाँ भी वही इशू आ रहा है। ठीक है, तो इस जगह पे आपका होस्टिंग काम नहीं करेगा। ठीक है, तो होस्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बेसिकली होस्टिंग से आपको ज़्यादातर केस में बचना चाहिए, और होस्ट आपके जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शंस है उसे ऊपर में करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप फंक्शन बना रहे हो, जैसे फंक्शन को कॉल करना है, तो आपका डिक्लेरेशन सारा ऊपर में होना चाहिए, फिर आप नीचे फंक्शन को कॉल करो। ऐसा बिहेवियर सही बिहेवियर नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे पोटेंशियल बग्स आ सकते हैं, क्योंकि आप फंक्शन को कहीं भी कॉल कर ले रहे हो कोड में, जिस वजह से एक बग्स आने के चांसेस होते हैं। उसी तरीके से अगर आप वेरिएबल बनाते हो वेयर का यूज़ करके और कहीं वेयर भी उसे एक्सेस कर ले रहे हो, तो उससे काफ़ी सारे पोटेंशियल बग्स आ सकते हैं, इसलिए हमें होस्टिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होप से आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, क्लोजर्स। तो क्लोजर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो आपको ये क्लोजर 3 यहाँ पे फंडामेंटल पर्पस है उसका। पहला आपका डेटा प्राइवेसी, तो क्लोजर के जरिए हम लोग अपना डेटा को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। बेसिकली हम लोग अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको क्लासेस के फील्ड में बनाया था कि कैसे वेरिएबल्स को प्राइवेट कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है। यहाँ पे मेथड्स को भी किया जा सकता है ताकि वो दूसरे फंक्शन में आपका एक्सेसिबल ना हो। उसके बाद आप लोग कॉलबैक्स और इवेंट हैंडलर के अंदर इसका क्लोजर्स का यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग जो वेरिएबल है उसको आउटर फंक्शन स्कोप से एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेमोजाइजेशन। इसका नाम ही लेना इतना अजीब है और इसका कॉन्सेप्ट समझना तो और भी डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो बेसिकली आपका जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन होता है, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन का मतलब क्या हो गया,
मान लीजिए आपको कोई एपीआई मिलता है या फिर एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें लंबा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो आप लोग क्या करोगे, उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को फर्स्ट में ही सॉल्व करके कहीं उसका वैल्यू को रख लोगे और उस वैल्यू के जरिए आपको दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो उस केस में आप लोग क्लोजर्स का यूज करोगे। ठीक, तो गाइस क्लोजर्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, और फंक्शन में सिंपल सम में दो वैल्यूज ले लेते हैं ए और बी, और मैं इसको सिंपल रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, और इसको सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल में यानी स्टोर कर लेंगे जिसका नाम रखेंगे सम रिटर्न वैल्यू। ठीक है, सम रिटर्न वैल्यू ऐसा नाम रखते हैं और सम को सिंपल यहाँ पे कॉल कर देते हैं। ठीक है, और कंसोल लॉग के अंदर ये जो वैल्यू आ रहा है सम रिटर्न वैल्यू, यहाँ तक इसको स्टार्ट करके रन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट अ नंबर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज को पास करना होगा। 1, 2 करते हैं यानी 3 आएगा रिजल्ट में, तो 3 आ रहा है। तो यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो कि एक फंक्शन है जो कि दो वैल्यूज को जोड़ के रिटर्न कर रहा है, यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे हम लोग क्लोजर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं उसके जगह पे हम लोग एक फंक्शन रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न लिखता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन। ठीक है, और सिंपल फंक्शन रिटर्न के अंदर मैं लिखना चाहूँगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इन तीनों को मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा और यहाँ पे सिंपल इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, तो इसका नाम रखेंगे सम। ठीक है, और ये सम को यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली पहले हम लोग वेरिएबल को डायरेक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं वापस से कोड को रन करूँ तो यहाँ पे आपको एक एनोनिमस फंक्शन आएगा। पहले यहाँ पे वैल्यूज आ रही थी, अब यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन आ रहा है। तो जो एनोनिमस फंक्शन आ रहा है उसे हम लोग कॉल कर सकते हैं। और बाय द वे मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मुझे एक सी यहाँ पे लेना होगा ना, तब ना इस फंक्शन से ये सी को मैं यहाँ पे असाइन कर पाऊंगा। तो इस फंक्शन को नीचे कॉल कर लेते हैं और सी के अंदर मैं डाल देता हूँ 5। ठीक है, क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 8 आ गया। क्या आ गया, 8। तो पहला दो जो वैल्यू था वो इस फंक्शन से आ रहा है, यानी इनिशियलाइजेशन यहाँ से हो गया। और हम लोग जब दूसरा फंक्शन कॉल किए तो उसके अंदर ये 5 भी ऐड हो गया, यानी कि ये जो वेरिएबल का डेटा था वो आपका स्टोर्ड है। यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ा था ना, यहाँ पे 3 था, वो यहाँ पे स्टोर्ड है और यहाँ से यूज हो रहा है। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता क्या है कि आपका गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, इसको रिमूव कर देता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं है, इसे रिमूव नहीं करा। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेट यूज करते हैं तो देखते हैं क्या काम करता है, क्या बिहेवियर चेंज होता है क्या। तो लेट के केस में भी आपका सेम ही बिहेवियर है। तो इस टाइप से आपका क्लोजर फंक्शन काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर एक और नेस्टिंग करता और एक और बना देता फंक्शन, जैसे मैं इसके अंदर एक और बनाऊं या फिर छोड़ देता हूं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करूंगा तो आपको क्लोजर्स के कॉन्सेप्ट को सीखने में हार्ड होगा। तो बेसिकली क्लोजर्स क्या होता है कि आपका जो वैल्यू अगर आपने पहले इनिशियलाइज कर दिया है तो वो आपका स्टोर रहेगा। जो पेरेंट फंक्शन है, ये पेरेंट है, उसमें आप जो भी वैल्यू पहले इनिशियलाइज करके, जैसे मैंने सम का डेटा यहाँ पे स्टोर कर दिया था, और उसके अंदर में दूसरा जो रिटर्न फंक्शन के अंदर अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हो इस डेटा को, तो आप यूज़ करके इसका कर सकते हो। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पे कॉल करूँ तो क्या आता है, अगर मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो दोनों में सेम ही रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ चेंज करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगे और ये वैल्यूज आपका यहाँ पे रिलेटेड होगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो देखिए दोनों में चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपका क्लोजर्स काम करते हैं। बेसिकली जो आपका पेरेंट फंक्शन है उसमें एक कैपेबिलिटी आ जाता है कि वो डेटा होल्ड कर पाता है, ताकि उसके जो रिटर्न में जो फंक्शन है वो डेटा को रिटर्न करके यूज़ कर सके। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका क्लोजर्स वर्क करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड्स क्या होती है उनके बारे में समझेंगे कि इसका यूज़ करके हम लोग कैसे अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ user1। ठीक है, user1 या फिर student1 रखते हैं ताकि आप लोग स्टूडेंट हो तो ज़्यादा इजी रेफर कर पाओ। तो स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं अंशु राज, इसको मार्क्स दे देते हैं
55 या फिल कर देते हैं 25 कर देते हैं और यहाँ पे एक चेक लगाते हैं और मार्क्स का स्पेलिंग रॉन्ग है मार्क्स और यहाँ पे एक चेक लगाते हैं इज पास्ड, ठीक है। और इज पास्ट में लिखेंगे फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन के अंदर बस चेक लगाएंगे इफ दिस डॉट मार्क्स इज ग्रेटर देन 25 देन उस केस में क्या होना चाहिए, console.log you are passed, ठीक है। उसके बाद अगर वो फेल करता है तो यहाँ पे सिंपल रहेगा you are failed बच्चा you are failed। उसके बाद मैं क्या करता हूँ एक और स्टूडेंट बनाता हूँ स्टूडेंट 2, ठीक है 2 बन गया। उसके बाद इसका नाम रहेगा रोहन और इसको मार्क्स आए हैं 88, ठीक है। और इसके पास इज पास नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या चेक करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट 1 पास हुआ है कि फेल। तो सिंपल हम लोग रन करेंगे स्टूडेंट डॉट इज पास्ड और इसे रन कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसे रन करेंगे पे आ रहा है यू आर फेल्ड क्योंकि इसका जो मार्क्स है वो 25 से कम है, ठीक है। तो इस केस में मैं अगर इसका मार्क्स बढ़ा देता हूँ 26 तो ये बच्चा पास हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पास हो गया लेकिन मुझे वापस वही चाहिए। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये कॉल कब काम आता है। तो कॉल बेसिकली कब काम आएगा, जब मुझे ये जो फंक्शन है इसमें भी एग्जीक्यूट करना है। तो अगर अभी मैं जाऊं और लिखूंगा स्टूडेंट 2 का मैं चेक करना चाहूँगा स्टूडेंट 2 क्या पास है, तो यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन आ ही नहीं रहा। तो अगर मैं इसको रन करूँगा ना तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, आप देखना एरर क्या थ्रो कर रहा है देख लेते भाई। तो बोल रहा है इज़ नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे कोई फंक्शन है ही नहीं। आपको दिख भी रहा होगा कि सिर्फ स्टूडेंट 1 के अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका जो फंक्शन है उधार लेंगे या फिर बोरो करेंगे। तो बोरो करने का तरीका सिंपल है कि यहाँ पे मैं जाऊँगा इज पास्ट, यहाँ पे लिखेंगे डॉट कॉल, ठीक है। और कॉल के अंदर सिंपल ये जो स्टूडेंट 2 है यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। और इसको थोड़ा बॉटम में करेंगे गड़बड़ ना हो जाए। और अब ट्राई करते हैं क्या रिजल्ट आती है यहाँ पे सिंपल। तो यहाँ पे एज अ फंक्शन नहीं होगा, इसको ठीक करना होगा, अब ये सही काम करेगा। तो देखिए यू आर पास, लेकिन आपका जो स्टूडेंट 1 तो फेल था, स्टूडेंट 2 पास था। तो ये जो फंक्शन अब किसका कॉल हो रहा है स्टूडेंट 2 का। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है वो किसका है स्टूडेंट 1 का है, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो आपका नेम और मार्क्स स्टूडेंट 2 का यहाँ पे उठा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली बोरो कर रहे हैं इसका फंक्शन, इससे आप लोगों को कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। उसी तरीके से एक और है आप, तो अब चलिए देखते हैं अप्लाई का क्या यूज केस है। तो अप्लाई और कॉल में माइनर सा डिफरेंस है जो कि आप लोग इजीली नोटिस कर पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ सिटी या फिर एड्रेस लिखते हैं एड्रेस 1, ठीक है। और एड्रेस 1 में क्या होगा सिटी में स्टोर कर देते हैं पटना, स्टेट में स्टोर कर देते हैं बिहार, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिंपल एड्रेस प्रिंट करेंगे। तो एड्रेस और एड्रेस के अंदर लिखेंगे फंक्शन और फंक्शन के अंदर यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे। तो पहला यहाँ पे जाएगा स्ट्रीट और दूसरा जाएगा पिन कोड, ठीक है पिन कोड। और सिंपल यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न। और यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर लेते हैं। तो मैं स्ट्रीट लिख देता हूँ $स्ट्रीट कॉमा फिर डॉलर फिर क्या है पिन कोड फिर कॉमा डॉलर और यहाँ पे दिस डॉट सिटी होगा ना सिटी और कॉमा देके डॉलर दिस डॉट स्टेट, ठीक है। तो ये कुछ एड्रेस 1 आ गया। अब एड्रेस 2 करते हैं। तो एड्रेस 2 में यहाँ पे लिखेंगे रांची, उसके बाद स्टेट जो होगा झारखंड होगा झारखंड,
ठीक है, और ये इसके अंदर नहीं होगा। तो जैसे हम लोगों ने पहले यहाँ पे यूज़ किया था क्या, कॉल का, चलिए कॉल का डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस 1 डॉट, और उधार में क्या चाहिए, एड्रेस, और उसके ऊपर हम लोग यूज़ करेंगे कॉल, और कॉल के अंदर सिंपल एड्रेस 2 को पास करेंगे ताकि एड्रेस 2 को ये वाला एड्रेस फंक्शन उधार में मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको सेम ही लग रहा होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ज़रूर से एरर थ्रो करेगा, तो कुछ भी नहीं आया प्रिंट होके। तो इसको हम लोग कंसोल लॉग करते हैं, रिटर्न नहीं करते हैं ताकि आउटपुट दिख जाए, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब चलिए रन करते हैं। तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे पास नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा देख के वैल्यू पास कर सकते हैं। तो स्ट्रीट में दे देते हैं पतरातू, और उसके बाद यहाँ पे पिन में कुछ भी डाल देते हैं, रैंडम पिन। ठीक है, अब चलिए इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस प्रिंट होके आ गया। अब समझते हैं कि अप्लाई क्या है। तो अप्लाई और कॉल में एकदम माइनर सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर अप्लाई, अप्लाई नहीं कॉल, ठीक है, और उसके बाद फॉर अप्लाई। ठीक है, इसके बाद मैं सेम एग्जांपल नीचे डालूंगा, और अभी तो आपको लग रहा है एकदम सेम है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अप्लाई का। तो अप्लाई में क्या होता है कि आपको यहाँ पे एज एरे वैल्यूज़ को पास करना पड़ता है, एरे, बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे आप डायरेक्टली पास कर रहे थे, यहाँ पे एरेस। तो देखिए दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका सेम आएगा। देखिए सेम आ गया। तो यही सब माइनर सा डिफरेंस है। उसके बाद देख लेते हैं बाइंड। बाइंड क्या करता है, फॉर बाइंड। ठीक है, तो बाइंड क्या करता है, आपका वैल्यूज़ को होल्ड करके रखता है। तो अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ कॉन्स्ट और बाइंड एड्रेस वैल्यू, ठीक है, ये करते हैं नाम, और सिंपल इसी चीज़ को नहीं, इस चीज़ को कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं बाइंड। तो इस केस में क्या हो रहा था कि डायरेक्टली यहाँ पे आपका कॉल हो जा रहा था, डायरेक्टली यहाँ पे कॉल हो जा रहा था। ठीक, लेकिन बाइंड के केस में क्या होगा, जो भी वैल्यूज़ हैं वो जाके इसमें चली जाएंगी और हम लोग इस फंक्शन को बाद में कॉल करके वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो अभी भी सेम रिजल्ट है, लेकिन अगर मैं कंसोल लॉग करूँ, कंसोल लॉग, या फिर इसको सिंपल कॉल करते हैं बाइंड एड्रेस वैल्यू, तो आप देखना यहाँ पे 3 बार आएगा। देखिए 3 बार। तो बेसिकली बाइंड में क्या हो रहा है, वैल्यू जाके इसमें स्टोर हो रही है इस फंक्शन में, और इस फंक्शन को हम लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं क्विक रिवाइज करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से उसके फंक्शन को उधार लेना है तो आप लोग कॉल, अप्लाई और बाइंड का यूज़ कर सकते हो, सिंपल। और कॉल में क्या होता है कि आप लोग को पैरामीटर्स कुछ ऐसे पास करना पड़ता है, कॉमा देके, जैसे रेगुलर फंक्शन में करते हो। और जो अप्लाई में होता है उसे आप एज अ एरे पास करना पड़ता है सारे वैल्यूज़ को। और बाइंड में क्या होता है कि आप जैसा इसमें पास करते हो वैसे ही पास करते हो, कॉल में जैसे पास करते हो, लेकिन आपका जो वैल्यूज़ है आपका एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, और इस फंक्शन को आप बाद में भी कहीं भी कॉल करके सेम रिजल्ट पा सकते हो। तो इस तरीके से तीनों चीज़ें वर्क करती है। ठीक है, तो होप से आपको इसका भी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। और तो गाइज अब हम लोग एंडिंग के तरफ लगभग से पहुंच चुके हैं, और हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स है जल्द ही खत्म होने वाला है। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फीचर्स जो जावास्क्रिप्ट से मुझसे मिस हो गए, तो उसमें कवर करूंगा। और यहाँ पे हम लोग मॉड्यूल्स देखेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट के अंडर मॉड्यूल्स काम करता है, और एक सिंपल सा बैकएंड मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के जरिए आप इजीली कैसे बैकएंड कोड लिख सकते हो, वो काफ़ी ईजी वे में। और कुछ नए फीचर जो जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड हुए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो में, और वो वीडियो आपका लास्ट होगा। उसके बाद हमारे ये जो कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का जो सीरीज है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो होप से आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है, तो जरूर से आप लोग पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस करो, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको जावास्क्रिप्ट के सिखाए हैं। और अगर आपको पूरा कोर्स देख के मज़ा आया है, जो कैसा भी लगा, आप जरूर से रिव्यू कमेंट में जरूर से डाल देना कि कोर्स आपको कैसा लगा, ताकि दूसरे यूजर्स भी जाके रिव्यू पढ़ के पूरा वीडियो जरूर से देख पाएँ। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।